Hello everyone, I welcome you once again to Surgery Academy online classes. So previous video lecture में हमने जो चीज़ें कवर की थी that was all about the matter and magnetism, electrostatic एंड इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हमने ऑलरेडी देख लिया था. होपफुली आपने उन लेक्चर्स को कवर कर लिया होगा. सो आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉलराइज्ड. इनमें से कौन सा जो है वो पॉलराइज्ड नहीं हो सकता है. सो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो पॉलराइजेशन होती क्या है. सो अगर हम पॉलराइजेशन की बात करें, सो पॉलराइजेशन के थ्रू हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारी लाइट वेव के कुछ कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करवा देते हैं, ताकि जो आपके पास जो लाइट आ रही है वो हाई इंटेंसिटी की ना हो, वो थोड़ी कम इंटेंसिटी की हो. सो पॉलराइजेशन में लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस करवाया जाता है. अब ये बोला गया है कि बताइए इनमें से कौन सी जो है वो पॉलराइज नहीं हो सकती. सो देखो, आपके पास ऑप्शंस हैं लाइट, अल्ट्रावायलेट, साउंड वेव एंड रेडियो वेव. तो पहली चीज, अगर हम पॉलराइजेशन की बात करें तो पॉलराइज सिर्फ और सिर्फ जो वेव्स आपके पास पॉलराइज हो सकती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं. दे आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर. इवन जो आपके पास लाइट है ये ट्रांसवर्स नेचर की है. इस चीज को भी हमने कैलकुलेट किया था विद द फिनोमिना ऑफ पॉलराइजेशन, क्योंकि जब पॉलराइजेशन को परफॉर्म करवाया गया तब ये देखा गया कि सिर्फ वही वेव्स जो हैं वो पॉलराइज हो रही हैं जिनका नेचर आपके पास ट्रांसवर्स नेचर होता है. सो यहाँ पे यही पूछा गया है. अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की नहीं होती. जो वेव ट्रांसवर्स नेचर की नहीं होगी वो पॉलराइज नहीं होगी. सो अगर हम बात करें लाइट वेव की, रेडियो वेव्स की या यूवी वेव्स की, अल्ट्रावायलेट वेव्स की, ये तीनों आपके पास ईएम स्पेक्ट्रम में आती हैं. ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम में जो भी आपके पास वेव आती है वो सारी की सारी आपकी ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं. तो ये तीनों आपकी ट्रांसवर्स नेचर की हुई. वेयर एज जो आपकी साउंड वेव है दैट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. ये आपकी कैसी वेव है? लॉन्जिट्यूडनल वेव. इसलिए जो आपकी साउंड वेव है ये पॉलराइज नहीं होगी. सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका सही आंसर होगा. लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जो है दे कैन नॉट बी पॉलराइज्ड. ये आपके पास पॉलराइज नहीं होती हैं. ठीक है, सो यहां पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू. ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये आपको कौन सी रेडिएशन की वजह से देखने को मिलता है. सो ग्रीन हाउस के दौरान हम क्या करते हैं, रेडिएशंस को ट्रैप करवाते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस हो पाए. तो अगर हम देखें तो आपके जो इंफ्रारेड रेज हैं इन्हें हम हीट रेडिएशंस भी बोलते हैं. सो जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है दैट इज ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशंस विच आर ऑल्सो नोन एज हीट रेडिएशन. तो यहां पे आपके पास जो आंसर होगा दैट इज आईआर रेडिएशन, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेवलेंथ. इनमें से कौन सी वेव की वेवलेंथ जो है ये सबसे ज्यादा होती है. सो देखो, हमें कैसे याद रखना है कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ सबसे कम है. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो कैसे रहता है. दिस इज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा एंड कॉस्मिक. तो ये आपके पास है ईएम स्पेक्ट्रम. इसे याद कैसे करते हैं? दिस इज रिच मैन इन विंस यूज्ड एक्स्ट्रा गोल्ड क्वाइन. रिच मैन इन विंस यूज्ड एक्स्ट्रा गोल्ड क्वाइन. अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है. ठीक है, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है. ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है. यहीं पे अगर हम विजिबल को फर्दर क्लासिफाई करें तो ये आपके पास बनता है विब गियर में टूटता है. विब गियर
इसका भी अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। तो अगर आपको ये स्पेक्ट्रम याद है तो आप आराम से अरेंज कर सकते हैं कि इनमें से किसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। सो वेवलेंथ ऊपर की तरफ इंक्रीज करिए तो रेडियो वेव की सबसे ज्यादा होगी, बट रेडियो इज नॉट देयर इन द ऑप्शन। तो उसके अलावा फिर उसके बाद किसकी होगी, माइक्रो की। सो नाउ माइक्रो यहां पे है तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको किसकी देखने को मिलेगी, माइक्रोवेव की। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास द डिस्कवरर ऑफ एक्सरे इज। एक्सरे के डिस्कवरर किसको माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो रॉन्टगन जो है दैट इज कंसिडर्ड एज द डिस्कवरर ऑफ एक्सरे। रॉन्टगन को बोला जाता है डिस्कवरर ऑफ एक्सरे। वेयर एज हर्ट्स जो है दैट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हर्ट्स का तो उनके साथ रिलेशन है। जे बार्डिन की बात करें तो ही गॉट 2 times नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। 2 बार नोबेल प्राइज विजेता रह चुके हैं। द ओनली 2 टाइम जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स की फील्ड में वो है आपके जे बार्डिन। यहाँ पे अगर हम बात करें हेस की तो विक्टर हेस कॉस्मिक रेज के इन्हें डिस्कवरर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था एक्सरे के डिस्कवरर्स। सो रॉन्टगन इज कंसिडर्ड एज द डिस्कवरर ऑफ एक्सरे। नेक्स्ट है आपके पास Which of the following radiations has least wavelength? इन रेडिएशंस में से सबसे ज्यादा लीस्ट वेवलेंथ किसकी होती है। सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं ईएम स्पेक्ट्रम को इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर। तो वहां पे हमने देखा कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे पूछा गया लीस्ट वेवलेंथ पूछी गई है। अच्छा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। सो जो सबसे नीचे होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो आपके पास कौन सा है इसके अकॉर्डिंगली, गामा रेज। तो सबसे कम जो है वेवलेंथ ये आपको किसकी देखने को मिलती है, दिस इज ऑफ गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। नेक्स्ट वी हैव एन एंटीना इज ऑफ हाइट 500 मीटर, व्हाट विल बी इट्स रेंज। एक एंटीना है जिसकी हाइट आपको 500 मीटर दे रखी है, आपको ये बताना है कि वो कितनी रेंज कवर कर सकता है। सो देखो, रेंज कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है अंडर द रूट 2HR। ये किसके बराबर होता है, 2HR के बराबर। अब हम अगर देखें तो हाइट आपको दे रखी है एंटीना की विच इज 500 मीटर, बट अगर आप सारे ऑप्शंस देखते हैं तो ये आपके पास किलोमीटर में दे रखे हैं। सो मतलब आपको मीटर को किलोमीटर में लिखना ज्यादा सही रहेगा। सो 500 मीटर को अगर हम किलोमीटर में लिखें, सो दिस इज 500 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू आर। आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ ऑलरेडी किलोमीटर में है जिस इज 6400 किलोमीटर्स। अब हो सकता है आपको रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू ना गिवन होती, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। तो ये किसके बराबर होता है, 6400 किलोमीटर्स के बराबर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 2 5 का 10 इंटू 64,000। तो ये आपके पास आया रूट 64,000 एंड जब इसका रूट लेंगे तो ये आपके पास आएगा 80 के बराबर। तो अगर आपके पास एंटीना की हाइट 500 मीटर है तो बताइए उसकी रेंज कितनी होगी। सो उसकी जो रेंज आपको निकाली आपने वो कितनी है, 80 किलोमीटर्स, क्योंकि आपने सारी चीजों को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है। सो इसकी रेंज कितनी आएगी आपके पास, 80 किलोमीटर के बराबर। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। अब देखो, जो हमने प्रीवियस सीरीज टेट सीरीज में प्रीवियस लेक्चर किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट मैटर एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसमें हमने ये चीज डिस्कस की है कि रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल एमीटर का कितना होता है, और साथ के साथ मैंने आपको ये भी करवा दिया था कि रेजिस्टेंस जो है वो आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होता है। सो आइडियल एमीटर के केस में आपके पास कितना आता था, 0, बट यहाँ पे जो पूछा गया है ये पूछा गया है किसका, आइडियल वोल्ट मीटर का। सो आइडियल वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें, सो आइडियल वोल्ट मीटर के केस में आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज इनफाइनाइट। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव energy required to establish a current of 4 ampere in the coil of self inductance L is equals to 200 millihenry
इज, तो देखो यहाँ पे आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास एल गिवन हो और करंट गिवन हो तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज गिवन एज हाफ एल आई स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो गिवन है आपके पास, करंट की वैल्यू गिवन है विच इज 4 एम्पेयर, और साथ में इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है विच इज 200 मिली हेनरी। मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो 200 इंटू 10⁻³ हेनरी। अब ये एल और आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो हाफ इंटू एल कितना है 200 इंटू 10⁻³ आई की वैल्यू है 4 इंटू 4, आई का स्क्वायर है ना तो 4 इंटू 4। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास बनेगा 4 4 का 16, तो 16 इंटू 10⁻³ प्लस 2 -1 विच इज 1.6। तो एनर्जी कितनी आई आपके पास 1.6 जूल के बराबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर विच इज 1.6 जूल। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये किसके बराबर आया 1.6 जूल। और याद रखना आपसे डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा जा सकता है, दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज गिवन बाय, सो दैट इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वायर। तो उसे हम देते हैं हाफ एल आई स्क्वायर के रिलेशन के साथ, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपके पास A transformer is used to light a 100 watt and 11 volt lamp from 200 volt mains. If the main current is 0.5 ampere, then efficiency of the transformer is approximately. हमें बताना है efficiency. So efficiency को calculate किया जाता है output power to the input power multiply by 100. अब ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है विच इज यूज टू कन्वर्ट द लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, दो तरीके के ट्रांसफार्मर्स हम यूज करते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप बेसिकली आपकी वोल्टेज को हाई करने का काम करता है, स्टेप डाउन आपकी वोल्टेज को कम करने का काम करता है। एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है बाय द फॉर्मूला आउटपुट टू द इनपुट इनटू 100। अब आउटपुट देखो, ट्रांसफार्मर को यूज किया जा रहा है 100 वॉट के बल्ब, 100 वॉट की लाइट के लिए और 11 वोल्ट लैंप के लिए। सो आउटपुट आपकी कितनी है पावर की टर्म में 100 वॉट। इनपुट की अगर बात करें, सो इनपुट अगर देखें तो ये कहां से मिल रही है हमें 220 वोल्ट मेन्स से, और मेन करंट कितना है 0.5। तो इनपुट पावर को कैसे लिखेंगे, VI के रिलेशन के साथ हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनपुट पावर डायरेक्टली नहीं दे रखी। तो जब आप, हमें पता है P आउटपुट इज इक्वल्स टू VI। अब वोल्टेज गिवन है 220, करंट गिवन है आपके पास 0.5, तो ये भी आपके पास पावर हुई आउटपुट। तो यहां पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज 220 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप ये पूरा फैक्टर सॉल्व करते हैं यू विल गेट सम वैल्यू 90 पॉइंट कुछ करके आपको वैल्यू मिलेगी विच इज नियरली इक्वल्स टू 90%। आपने ऑलरेडी ये परसेंटेज में कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 90%। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके पास द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये आपके पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें आप देखें तो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस तरीके से जा रहा है, मान लेते ये एक्स डायरेक्शन है कि वाई और ये जेड, और ये जो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन है आप देखिए वाई के अलोंग है। सो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगर आपका वाई के अलोंग है तो जो आपका मैग्नेटिक होगा वो उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी कैसी रहेगी अगर आप देखें, सो वो आपके पास देखो किस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज जेड की डायरेक्शन। सो आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग है। बट अगर आप प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन देखें, सो प्रोपेगेशन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो प्रोपेगेशन ऑफ वेव आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। सो ऐसी वेव जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड द प्रोपेगेशन ऑफ वेव all are mutually perpendicular to each other, such kind of waves are known as electromagnetic wave. ऐसी वेव्स में तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट E एंड B,
इन EM वेव्स, तो ये फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होता है। 0 डिग्री क्यों हुआ? बिकॉज जिस टाइम पे आपकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द EM वेव जनरेट हो रहा है, उसी टाइम पे मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द EM वेव भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 के बराबर है। अब क्वेश्चन था आपके पास, EM वेव क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करती है? जब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है तो ये अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, तो ये तो ट्रांसपोर्ट करेगी। इट ऑल्सो कैरीज मोमेंटम, तो ये भी कैरी करती है। EM वेव की फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर होती है, तो ये भी कैरी करेगी। सो इट डू नॉट ट्रांसपोर्ट चार्ज। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। सो यहां पे जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव द पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड इज। अब अगर हम इसका सीक्वेंस देखें एटमॉस्फेयर का, तो सबसे पहले आता है आपके पास ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, उसके आगे अगर हम जाएं तो आपके पास है मीजोस्फेयर, देन आगे जाएं तो थर्मोस्फेयर, एंड देन वी हैव एक्सोस्फेयर। तो इस तरीके से आपके पास जो है लेयर्स चलती हैं। अब पूछा गया है वो पोर्शन एटमॉस्फेयर का जो ग्राउंड के साथ सबसे क्लोजेस्ट है। सो ग्राउंड के साथ अगर आप देख रहे हैं तो सबसे क्लोजेस्ट है आपका ट्रोपोस्फेयर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव which is the normal range of frequency used for TV transmission। टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए नॉर्मल जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज यूज की जाती है वो आपसे पूछी गई है। सो द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज विच इज यूज्ड फॉर द टीवी ट्रांसमिशन इज 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। और ये जो रेंज है ये बेसिकली आपकी रेडियो वेव्स की रेंज है। सो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है टीवी ट्रांसमिशन के लिए। तो यहां पे रेंज पूछी गई है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर विच इज 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाइड टू द कंज्यूमर्स इन इंडिया। AC की जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई की जाती है इंडिया में, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, 220 वोल्ट वोल्टेज अगर पूछी हो और 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो है यूज की जाती है इन इंडिया टू द कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया, मतलब AC की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव एडी करंट्स डू नॉट कॉज। जो आपके एडी करंट्स होते हैं ये क्या चीज कॉज नहीं करते हैं? सो जो एडी करंट्स हैं, एडी करंट्स की वजह से हमें डैम्पिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, डैम्पिंग इफेक्ट क्या होता है? डैम्पिंग बेसिकली होती है किसी चीज में गिरावट आना, तो आपके पास यहाँ पे डैम्पिंग देखने को मिलती है। एडी करंट की वजह से हीट कॉज होती है और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। हीटिंग की वजह से जो आपके जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी जो मशीनरी वगैरह होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, तो हीटिंग कॉज करता है। डैम्पिंग इफेक्ट की वजह से एनर्जी में भी लॉस आता है, बट डैम्पिंग इफेक्ट जो है ये एडी करंट जो है ये स्पार्किंग कॉज नहीं करता है। बिकॉज जब आपके पास एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं सो दे आर ओनली प्रोड्यूस एट द सरफेस। इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ओनली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस पे ही रहेंगे, कंडक्टर के सरफेस पे आपके इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वो स्पार्किंग नहीं प्रोड्यूस करेंगे। वो स्पार्किंग कब प्रोड्यूस करेंगे? अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप होके अगर आपकी एयर के साथ आयनाइज करें तब स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, बट ये जंप नहीं करते हैं, ये सरफेस पे रहते हैं। सो एडी करंट डू नॉट प्रोड्यूस स्पार्किंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव the time taken by a alternating current of 50 hertz in reaching from 0 to maximum value। कितना समय लगता है ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आपके पास 50 हर्ट्ज का है 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट की एक रोटेशन हुई, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है विच इज 50 हर्ट्ज, टाइम आप निकाल लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 1 डिवाइडेड बाय न्यू। तो अगर आप ये करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 50 और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड्स के बराबर। तो ये ऑप्शन आपकी मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपसे पूछा गया है आपको टाइम बताना है जब आप 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे। 0 आपका ये है,
ये जो आपका टाइम आया है, दिस इज द टाइम टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। ये पूरा इसका टाइम आया है, पर आपसे पूछा है 0 से मैक्सिमम वैल्यू, ये हुई ना मैक्सिमम वैल्यू, आपसे सिर्फ इस चीज का टाइम पूछा गया है। सो इस चीज का टाइम आप कैसे निकालेंगे? ये टोटल टाइम आपका अगर आप देखें तो 1 2 3 4 उसके लिए हुआ आपका, पर तो फिर आप सिर्फ यहां से यहां का निकालना चाहते हैं, सो यू नीड टू डिवाइड इट बाय 4। मतलब इस टाइम को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड फॉर रीचिंग फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू। और जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 0.005 सेकेंड्स। सो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, हम सीधा देखते हैं टाइम टेकन निकालना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, रेसिप्रोकेट किया, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड। पर पूछा किसका गया है? पूछा गया था आपसे 0 से मैक्सिमम तक, तो जब आप ये निकालेंगे तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा? 0.005 सेकेंड्स के बराबर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल, अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डबल करते हैं तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज करती है बाय अ फैक्टर। कितने फैक्टर के साथ इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है ये चेंज करेगी? अब अगर हम रिलेशन देखें डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली आपके पास जो लैम्डा होता है दैट इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p, where h is the Planck's constant and p is the momentum। अब मोमेंटम को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं विच इज √2me। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाए, तो इस फैक्टर को डबल कर देते हैं, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय √2m इंटू 2e। डबल कर दिया। अब ये मैं यहां इस चीज को मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइड बाय √2 कॉमन ले लिया इंटू h डिवाइडेड बाय √2me। ये चीज मेरे पास लैम्डा के बराबर है। सो लैम्डा डैश कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू लैम्डा, तो ये इसके बराबर आ गया। सो अब आपका अगर देखें तो वेवलेंथ कितने फैक्टर के साथ चेंज हो रही है? 1 बाय √2 फैक्टर के साथ। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास सही होगा। नाउ द वेवलेंथ चेंजेस बाय अ फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय √2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। cyclotron frequency of an electron grating in a magnetic field of 1 Tesla is approximately। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती क्या? देखो, जब भी आपका साइक्लोट्रॉन मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, और सर्कुलर पाथ के केस में अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमने ये चीज कैलकुलेट की है। जब हम साइक्लोट्रॉन का आर्टिकल करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आती है? BQ डिवाइडेड बाय 2πm। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। नाउ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो B मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दे रखी है, Q इज व्हाट? चार्ज किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। सो ये आपके पास होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 2 कांस्टेंट है, पाई 3.14 अगेन कांस्टेंट। मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 9.1 इंटू 10⁻31। जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर बनता है दैट इज 28 गीगाहर्ट्ज। बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास बनेगा 28 गीगाहर्ट्ज के बराबर। सो ये आपको याद रखना है। यहां से आप याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं विच इज 2πm डिवाइडेड बाय BQ, तो ये टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज द लीस्ट वेवलेंथ। इनमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? तो अभी हमने EM स्पेक्ट्रम देखा और हमने देखा कि लीस्ट वेवलेंथ आपके पास किसकी होती है, जो सबसे नीचे होता है, और वो कौन सा है? आपका गामा रेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? अगेन अगर हम बात करें सो हमसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास गामा रेज भी आ रही थी, एक्स रेज भी आ रही थी,
हीट रेज के बारे में हमने पढ़ा अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कि जो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं दे आर ऑल्सो नोन एज हीट रेडिएशंस। तो अगर हम देखें तो हीट रेज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम। तो आपका कौन सा बचा? अकेला बीटा रेज। सो हमसे यही पूछा गया है कौन सी ईएम वेव्स में नहीं आती, सो दैट इज बीटा रे। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? क्या वो अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों चीजें प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, या फिर नो सच फील्ड एट ऑल? ना तो इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करेगा और ना ही मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा। सो देखो हमें पता है अगर आपके पास कोई भी चार्ज मूविंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। वेयरएज अगर वो अकेला स्टेशनरी है तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड को ही रिस्पॉन्ड करेगा। सो यहां पे है मूविंग चार्ज बोला गया है, यूनिफॉर्म मोशन में है, सो इट विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कलर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में हमें इसे अरेंज करना है। सो वी ऑलरेडी नो वेबगियर, अभी हमने ईएम स्पेक्ट्रम के कॉरेस्पॉन्डिंग भी देखा कि अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, बट हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे कम किसकी हुई? वॉयलेट की। तो यहां पे अगर हम ट्रेंड देखें तो डिक्रीजिंग में लिखना है, मतलब लास्ट में सबसे कम आएगा। तो या तो ऑप्शन बी हुआ या तो ऑप्शन डी हुआ। अब हमें देखना है कि ग्रीन और ऑरेंज में से कौन सा है। सो अगर हम देखें तो ऑरेंज की तो बहुत ज्यादा हाई है, ग्रीन आपके पास होगा तो ये आपके पास सही ट्रेंड चल रहा है, फिर येलो ऑरेंज, ऑरेंज की सबसे ज्यादा, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर वॉयलेट। तो ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन एंड फिर वॉयलेट। तो हम इस तरीके से इसके अरेंज करेंगे। सो अगर हम देखें तो करेक्ट ऑर्डर जो है हमारे पास, अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले ऑरेंज, देन येलो, फिर ग्रीन और फिर वॉयलेट। ठीक है, तो इसे इस तरह से हम अरेंज करेंगे तो ये आपके पास करेक्ट ट्रेंड होगा। तो 21 का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन जो है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय। तो अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उसी में ये पॉइंट एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ये हमें कहां से प्रूव हुआ, मतलब कहां से ये एविडेंस मिला? सो दिस इज एविडेंट बाय द पॉलराइजेशन, बिकॉज जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वही पॉलराइज हो सकती हैं। तो हमें ये पता लगा क्योंकि जो आपकी पॉलराइज वेव थी वो ईएम वेव की थी, तो ईएम वेव को भी हम क्या बोलते हैं? हमारी ट्रांसवर्स नेचर की होगी। ठीक है, तो ये आपके पास है पॉलराइजेशन। नेक्स्ट वी हैव Which one of the following has the longest wavelength? तो अब आप ये अरेंज कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी ईएम स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंगली। हमें ऑलरेडी पता है अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो रेडियो वेव। सो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको किसकी देखने को मिलेगी? रेडियो वेव्स की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ। याद रखना जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है ये डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन आर। तो टेलीकम्युनिकेशन में जो यूज की जाती हैं वो कौन सी होती हैं आपके पास? तो यहां से अगर हम देखें तो टेलीकम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स का। आपको यूजेस पता होने चाहिए ईएम वेव्स के, कौन सी कहां पे यूज होती है, रेंजेस कितनी हैं उनकी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पे पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो यूज की जाती है टेलीकम्युनिकेशन में वो कौन सी हैं आपके पास? माइक्रोवेव्स। सो माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सो दैट्स इट विद टुडेज क्वेश्चन आंसर। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।